नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो। ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, चाहे वो आईएएस के हों, चाहे पीसीएस के हों, उनके बीच में एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है और जिसके बिना हमारी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन की नैया पार नहीं हो सकती, वो है मेंस आंसर राइटिंग। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेंस की मेरिट पर होता है। मेंस के नंबरों पर ही आपकी पोस्ट और रैंक डिसाइड होती है और मेंस में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। मेंस आंसर राइटिंग का इतना महत्व है कि आप खुद ही सोचिए कि जब एग्जामिनर हज़ारों स्टूडेंट्स के बीच में आपकी कॉपी उसके पास आएगी, वो आपको नहीं जानता, ना ही उसको ये पता है कि आपने कितनी पढ़ाई की, आपकी स्किल कितनी है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, आपकी कॉपी ही आपकी पहचान है। और हज़ारों कॉपियों के बीच में जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको आपकी कॉपी में ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि कुछ औरों से अलग होगा, तभी वो आपको सामान्य से थोड़ा अधिक नंबर देगा, अदरवाइज आपको एवरेज मार्किंग ही मिलेगी। तो एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए और फाइनली मेरिट में सेलेक्ट होने के लिए आपको अपनी कॉपी में कुछ तो अलग परफॉर्मेंस देना होगा। दूसरा, आंसर राइटिंग की रिग्रेस प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? इसलिए कि आपको मेंस में जीएस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मिला करके कुल 120 प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं, जिसमें हर पेपर में 10 8 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं। ये कुल मिलाकर 60 प्रश्न हो गए शॉर्ट आंसर टाइप, और इसी तरह से आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 12 मार्कर होते हैं। तो कुल मिलाकर जीएस के सभी पेपर्स में आपको 120 प्रश्नों के आंसर विद वेल प्रेजेंटेशन के साथ एक तय समय सीमा में लिखने होते हैं, जो कि एक आसान काम नहीं होता है। और दूसरी बात है कि डाइवर्सिटी, हमारा पेपर इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि एक ही पेपर में आपको कई सारे विषय पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 हो सकता है कि आपको हिस्ट्री से देखने को मिले, तो प्रश्न नंबर 5 आपको ज्योग्राफी से, प्रश्न नंबर 9 आपको सोसाइटी सेक्शन से देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग विषय को टैकल करना, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ सभी आंसर्स को लिखना, उसके लिए बहुत ही रिगरस आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा देर करेंगे आंसर राइटिंग की शुरुआत करने में, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। ये तो हमने बात की आंसर राइटिंग के महत्व की। अब बात कर लेते हैं कि आंसर राइटिंग में बाधाएं क्या क्या आती हैं, या मैं ये कहूँ कि ये बाधाएं नहीं होती हैं बल्कि हमारी खुद की ही क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि रिसोर्सेज के पीछे भागते रहना। एस्पिरेंट्स की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, मार्केट सर्वे करना, पता करना कि कौन सा रिसोर्स हम फला टॉपिक के लिए पढ़ें, कौन सा, तो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज के पीछे ही भागते रहते हैं, आंसर राइटिंग की शुरुआत ही नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर होती है। दूसरा पॉइंट कि आंसर राइटिंग करने से पहले परफेक्शन का इंतज़ार करना, कि पहले हम सारा सिलेबस कवर कर लें, सिलेबस का एक एक बिंदु पढ़ लें, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ लें, पहले हम परफेक्ट हो जाएं, पढ़ लें, उसके बाद हम अपना पहला आंसर लिखेंगे। यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है। वो दिन कभी नहीं आता है, परफेक्शन का इंतज़ार ही करते रहते हैं एस्पिरेंट्स और समय निकल जाता है हमारे हाथ से। अगला ये कि खराब आंसर लिखने का डर। लोगों के, एस्पिरेंट्स के मन में इतना डर होता है खराब आंसर लिखने को लेकर कि अगर हमने आंसर लिखा और वो आंसर उतना अच्छा नहीं हुआ, वो खराब हो गया, हम टॉपर्स तो इतना अच्छा अच्छा आंसर लिखते हैं, तो इसी डर की वजह से वो आंसर लिखने की शुरुआत ही नहीं करते। अगला बिंदु, हम आंसर लिखेंगे तो उसको इवेल्युएट कौन करेगा? वो किसी मेंटर को तलाशते रहते हैं, किसी गाइडेंस देने वाले को तलाशते रहते हैं, किसी से समय नहीं मिल पाता है, कभी कुछ ऐसी दिक्कत आती रहती है, तो कौन आंसर इवेल्युएट कौन करेगा? इसके चक्कर में वो आंसर राइटिंग की शुरुआत ही नहीं करते हैं। अगला, हम कोई टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन करेंगे, फिर ही हम आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग की शुरुआत करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगला बिंदु, रिजेक्शन और फेलियर का डर। सबको लगता है कि हमने खराब आंसर लिख दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम क्या फला आंसर मेरा पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, या मेरी इमेज खराब हो जाएगी कि मैंने इतना खराब आंसर कैसे लिख दिया। तो ये सब बिंदु आते हैं जो हमें आंसर राइटिंग करने से रोक के रखते हैं। फिर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा झिझक होती है, टालू प्रवृत्ति के होते हैं कि अरे आज नहीं,
कल हम आंसर राइटिंग कर लेंगे। अच्छा ये वाला हमारा काम हो जाए, फिर उसके बाद हम आंसर राइटिंग कर लेंगे। अच्छा हम ये सोसाइटी का इतना सेक्शन कंप्लीट कर लें, पहले पढ़ लें, उसके बाद हम फिर आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। इसी तरह करते करते टालते टालते उनका पूरा समय निकल जाता है। और आंसर राइटिंग के महत्व को कम करके आंकना। बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है आंसर राइटिंग की क्या ही ज़रूरत है, हम तो पढ़ लेंगे और डायरेक्ट आंसर पे लिख लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आंसर जाके लिख देंगे। जब हम पढ़ लेंगे तो हम क्या लिख नहीं पाएंगे क्या? तो यहीं पर बहुत बड़ी मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स करते हैं। 2018 में मैंने भी यही गलती की थी। मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, 2018 से ही आईएएस का पैटर्न लागू हुआ, लेकिन मैंने आंसर राइटिंग नहीं की। मैंने सब कुछ पढ़ा, मुझे एग्जाम में सारे प्रश्न आते थे, लेकिन मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने में पीछे रह गई, या यूँ कहें कि मैंने अपने पहले आंसर एग्जाम हॉल में ही जाकर लिखे, और जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे आते हुए प्रश्न छूट गए। और आप सभी जानते हैं कि मेंस में एक एक नंबर का महत्व होता है। आपने अगर एक भी आंसर छोड़ दिया, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट गया, तो रेस में आप बहुत पीछे हो जाते हैं। तो आंसर राइटिंग की कीमत हमें बाद में पता चलती है, जब हमारा एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, या एक एक नंबर से हमारी मनचाही पोस्ट हमें नहीं मिलती है। इसको ऐसे समझिए कि एक ही एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज पीसीएस के एग्ज़ाम से एसडीएम का भी सिलेक्शन होता है, और उसी एग्ज़ाम से नायब तहसीलदार का सिलेक्शन भी होता है। एक नायब तहसीलदार जिसका 4200 ग्रेड पे होता है, वो कई साल, लगभग 10 साल जॉब करने के बाद वो एसडीएम का पद पाता है, और वहीं पर जो टॉप मेरिट वाले होते हैं उन्हें डायरेक्ट एसडीएम का पोस्ट मिल जाता है। यही बात डीपीओ की पोस्ट और सीडीपीओ की पोस्ट के ऊपर भी लागू होती है। तो आप खुद ही देखें कि जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, जब आप मेहनत कर ही रहे हैं, तो फिर अच्छे से मेहनत करें, रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, कहीं भी कमी ना छोड़ें, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो तो आप पोस्ट में पीछे ना हो जाएं और आपको मनचाही रैंक मिले। यही बात प्रमोशन के लिए भी लागू होती है। मान लीजिए आप एक ही कैटेगरी में सेलेक्ट हुए, एक ही पद पे आप सेलेक्ट हुए, लेकिन उस पद के लिए कुल 55-54 लोगों का सिलेक्शन हुआ और आपका 45 नंबर पे रैंक आया, तो आपसे ऊपर जो 44 लोग हैं, जब प्रमोशन होगा तो उनको पहले प्रमोशन मिलेगा। तो इसीलिए हमें अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लेना है, आंसर राइटिंग को इतना रिगरस प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि हम इस चीज़ में कहीं पीछे ना रह जाएं, इस चीज़ की वजह से कहीं हमारा सिलेक्शन प्रभावित ना होने पाए। आप ये चीज़ समझिए कि एग्ज़ाम हॉल में या तो आपकी पेन चलेगी लिखने के लिए, या तो फिर आपका दिमाग चलेगा सोचने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके 3-3, 4-4 पार्ट एक ही क्वेश्चन में होते हैं, सबको आपको एड्रेस करना होता है। तो बिना क्रिटिकल थिंकिंग के तो आप आंसर को सही से फ्रेम कर ही नहीं सकते हो। तो जब आप एग्ज़ाम में क्रिटिकल थिंकिंग करने लगोगे कि अच्छा एनजीओ के बारे में क्वेश्चन आया है, अच्छा ये बिंदु पूछे गए हैं, हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो आप सोचने में, फॉर्मेट बनाने में ही सारा समय लगा देंगे, तो आपका जो लिखने का समय है वो क्रिटिकल थिंकिंग में चला जाता है। इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, पहले से क्रिटिकल थिंकिंग करके जाइए, ताकि आपकी कहीं कमी ना बचे। इसीलिए पेन और दिमाग एक साथ नहीं चल सकते, आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर अब बात आती है कि आंसर राइटिंग की शुरुआत हम करें कैसे। तो सबसे पहले ये जो मैंने बहाने गिनाए, ये बहाने गिनाना बंद कर दीजिए। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उसी में पढ़िए और आंसर राइटिंग की शुरुआत कम से कम आप कर दीजिए। दूसरा एस्पिरेंट्स के मन में आता है कि हम सही समय कौन सा है आंसर राइटिंग की शुरुआत करने के लिए। तो आज अभी इसी वक्त यही सबसे सही समय है, आज से ही आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। आंसर राइटिंग के लिए आप डेली आधा या 1 घंटा उसके नाम से ही डिवोट कर दो। जैसे हम दिन भर की एक्टिविटी में अपने पर्सनल मनोरंजन के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक अलग से टाइम निकालते हैं, उसी तरह आंसर राइटिंग के नाम से आप अपने दिन के आधे घंटे, 1 घंटे डेली फिक्स कर दो। अब उसमें आप आंसर राइटिंग सोच करके मत लिखिए, आप पेपर लीजिए, पेन लीजिए और कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके दिमाग में सोचा कि भारत में कृषि एक टॉपिक है, अब उसके बारे में आप कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए, और लिखते 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 पहले दिन आप लिखेंगे, आप अच्छा नहीं लिखेंगे, आप दूसरे दिन लिखेंगे, फिर आप थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे कि अच्छा मैं लिख रहा था, मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि इसमें और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट ऐसा मिल जाएगा क्या। फिर आप पढ़ेंगे, फिर आपका एनरिचमेंट होगा, फिर आप लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर इसी तरह करते करते आप अपने लाइन में आ जाएंगे आंसर राइटिंग की। दूसरी बात,
लोग कहते हैं कि आंसर किसको दिखाएं लिखने के बाद, तो अपने आंसर खुद इवेलुएट करिए। जब आप लिखते 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 महीने 1.5 महीने आपको हो जाएंगे तो आप खुद इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपनी कमियां पकड़ने लग जाओगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या आप एडिंग कर सकते हो, क्या नहीं एडिंग कर सकते हो, और एक अच्छा आंसर कैसे लिखें इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आप उस वीडियो को भी देख करके अपने आंसर राइटिंग को परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप ये समझो कि आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी पड़ेगी। अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड करिए। अपनी स्टोरी के हीरो आप ही हैं। जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे हिंदी में वर्तनी की अशुद्धि कर देते हैं। कोई भी शब्द लिखना है उसकी वर्तनी गलत हो जाएगी, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कोई स्पेलिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि हम उतना फ्लो में प्रैक्टिस में नहीं होते। तो जब आप फ्लो में प्रैक्टिस में आएंगे तो आपसे वर्तनी की अशुद्धि, स्पेलिंग की अशुद्धि नहीं होगी। गलत स्पेलिंग पढ़ने से जो एग्जामिनर आपकी कॉपी इवेल्युएट करता है उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि ये एक स्टैंडर्ड कॉपी नहीं है, ये IAS PCS लेवल का बंदा नहीं है कि इसने स्पेलिंग और वर्तनी ही अशुद्ध लिखती है, वर्तनी ही शुद्ध नहीं लिखी है। दूसरी आती है लाइन की सेटिंग। जब हम लिखते हैं तो हमारा पैराग्राफ कितने उसमें आना चाहिए, हमारे लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जो आपको पेपर में कॉपी मिलती है वो प्लेन होती है, उसमें लाइन नहीं खिंची होती, तो जब लिखते हैं तो उनकी लाइन तिरछी भाग जाती है। तो ये सब चीज़ें आप तभी सुधार पाओगे जब आप प्रैक्टिस में आओगे। अब लोगों को लगता है कि हम अभी कभी हमने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की, हमने कभी आंसर नहीं लिखा अपनी लाइफ में, तो हम कैसे शुरुआत करें, हम लिखें कैसे और क्या लिखें। तो आप इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। आप खुद पहले पढ़ें। किसी भी टॉपिक को, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि भारत में नदियाँ एक टॉपिक है, आप नदियों के बारे में पहले पढ़िए किताब से, ज्योग्राफी की किताब से, और उसके बाद पढ़ने के जस्ट बाद आप किताब बंद करिए, पेपर पेन उठाइए और आपके दिमाग में जितना भी आपने रिटेन किया है नदियों के बारे में उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। यही प्रैक्टिस जब आप करेंगे कई टॉपिक के बारे में रोज रोज बार बार, तो आप धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे कि आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा मैं एक वीडियो भी अभी बनाऊंगी तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी उसमें। तो इस तरीके से आप शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें ज़रूर। और मेंस में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, प्रमोट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों के डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप आंसर राइटिंग में परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आप ये भी एक कर सकते हैं कि आप अगर नहीं लिखना चाहते, अभी बहुत डर लग रहा है, बहुत झिझक हो रही है, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, कोई टॉपिक आप पढ़ें, फिर किताब बंद कर दें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं। उसके बाद आपने जो भी पढ़ा है उन बिंदुओं को आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगी। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बारे में आप खुद से बात करिए, बोलिए। जब आप बोलेंगे तो गलत वर्ड्स निकलेंगे, फ्लुएंसी आपकी चेक होगी, तो इससे आंसर राइटिंग भी आपकी बेहतर होती है, प्लस आपको इंटरव्यू वाले स्टेप में भी आपको बहुत मदद मिलती है। तो ये थी हमारी आपकी बातचीत। आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, एकदम ज़ीरो से शुरुआत कैसे करें, क्या क्या बाधाएं आती हैं आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग के लिए आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए पेपर और पेन और क्रिटिकल थिंकिंग। जितनी जल्दी आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, और जितना ही आप आंसर राइटिंग से दूर भागेंगे उतना ही आप पीछे जाएंगे, क्योंकि हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स हर साल परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं और हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब सब कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान तो होना ही होना है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देखें और तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अपनी कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।